हमारा एक एक एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। हमारी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दिस थिंग्स। जो हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। गुड मॉर्निंग बच्चा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोग्राफी का चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले इन शब्द को डिस्कस करेंगे ताकि इसका क्लियर विजुअलाइजेशन हो। देखो, व्हेन इट कम्स टू अस, ऐसा नहीं है कि इस अर्थ पे हम लोग अकेले एग्जिस्ट करते हैं। ऑन अर्थ हम लोग हैं, मीन्स ह्यूमन। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन, लॉट्स ऑफ एनिमल्स। अपार्ट फ्रॉम एनिमल्स, लॉट्स ऑफ ट्रीज, माइक्रोब्स, sun rays, water, minerals। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो एट द सेम टाइम अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें अर्थ पे एग्जिस्ट करें, उनको ब्रॉड वे से अगर मुझे डिवाइड करना रहे तो मैं कह सकता हूँ एवरीथिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स। वो जिनमें लाइफ है, अब लाइफ के लिए जो सांस ले सके, रेस्पायर कर सके। दूसरा जिसमें लाइफ नहीं है। बट ये नॉन लाइफ थिंग्स क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं। अब जो लाइफ, जिसके पास लाइफ है, जैसे कि लाइफ वाले थिंग्स क्या है, जैसे ट्री, माइक्रोब्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो जो चीजें सांस ले सकती है, रेस्पायर कर सकती है, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं दीज आर दी बायोटिक। और जो चीजें जो लाइफ यानी कि लिविंग एंटिटी को हेल्प करे उनके एक्टिविटी में, जैसे कि सनरेज, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, जिनका खुद का अपना कुछ लाइफ नहीं है, उनको हम कहेंगे नॉन लाइफ यानी कि अबायोटिक। अब अगर देखा जाए तो यहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइफ है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिविंग एंटिटी, जैसे ह्यूमन, एनिमल्स अलग है, ट्रीज अलग है, माइक्रोब्स अलग है। वी कॉल इट बायो मीन्स लाइफ प्लस डाइवर्सिटी, क्योंकि ये डिफरेंट है। अलग अलग तरीके के लाइफ, वी रिप्रेजेंट दिस, रिप्रेजेंट बायो डाइवर्सिटी। क्लियर? ये कहां पे एग्जिस्ट कर रहे हैं? अर्थ पे। ये पूरा हमारा कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है? अर्थ पे। नाउ कैन आई से अर्थ, क्योंकि ये यहां पे रह रहे हैं, अर्थ एज ए होम। आई कैन से अर्थ एज ए होम, एंड होम that is in Greek letter we call it oikos. Oikos in Greek we call it home. Greek words में, ग्रीक लैंग्वेज में ओइकोस का मतलब होता है होम। इसी
क्योंकि देखो, अगर हम लोग किसी एक एंटिटी, मान लो ह्यूमन की ही बात करें, तो ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, इट नीड्स ऑक्सीजन। इसको सरवाइव करने के लिए इट रिक्वायर्स अदर थिंग्स टू, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन मिलता है ट्री से। ट्री को चाहिए खाना बनाने के लिए सनरेज, सनरेज मिलता है सन से, सन के रेज से, ऑब्वियस सी बात है। लाइट चाहिए, तभी तो ये खाना बना पाएगा और ऑक्सीजन क्रिएट कर पाएगा। साथ में ट्री को चाहिए CO2, CO2 रिलीज होता है माइक्रोब्स के द्वारा, एनिमल्स के द्वारा और ह्यूमन के द्वारा। ऑक्सीजन चाहिए एनिमल्स को भी, माइक्रोब्स को भी। सो वी कैन से दैट दिस इज, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो लाइफ है, पूरा का पूरा जो भी अर्थ पे एग्जिस्ट कर रहा है, इट्स अ वेरी मच कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंट। इसकी पूरी स्टडी मीन्स अर्थ की स्टडी एक तरीके से, स्पेशली जब हम इनके बारे में लर्न कर रहे हैं, समझ रहे हैं स्टडी, तो इस स्टडीज को हम लोग कहेंगे लॉजी या लोगस। इसी को बोलते हैं इको, दैट इज ओइकोस, इकोलॉजी, इकोलॉजी। बट exactly ecology, why? Because why we call it ecological system, why we study ecological system? Because the complex structure, the complex, जो इसका complex structure है, ये continuous cyclic process में है, continuous cyclic process। मैंने अलग अलग क्लासेस में कई बार बताया है, wherever you see the system, इट मीन्स समथिंग कीप ऑन वर्किंग, कुछ न कुछ समथिंग, एक प्रोसेस चल रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी कंटिन्यूअस प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज द रीजन, क्योंकि हम लोग इकोलॉजिकल के बारे में बात कर रहे हैं, इकोलॉजी के स्टडी के बारे में, इकोलॉजिकल सिस्टम मीन्स स्पेशली वी आर ट्राइंग टू इंडिकेट दैट कि इकोलॉजी का जो सिस्टम है मीन्स वट एवर थिंग्स एग्जिस्ट इन द इकोलॉजी, ओइकोस, होम, अर्थ पे जो भी चीजें, उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन, कुछ प्रोसेस, उस स्टडी को, उस स्ट्रक्चर को, उस प्रोसेस की स्टडी को हम लोग कहेंगे इकोलॉजिकल सिस्टम। क्लियर? तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? रीजन यही है कि हमारा एक एक एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है, हमारी एक एक एक्टिविटी हमारे सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। अगर इनमें से कुछ भी डिस्टर्ब हुआ, लाइफ इज लाइक, ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लाइफ इज लाइक दिस, सारी कुछ इंटरकनेक्टेड है। अगर मैंने इसमें से किसी एक को भी ब्रेक किया एनी हाउ, सो इट हैज पोटेंशियल टू कोलैप्स। इसका पोटेंशियल ये होगा, ये पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर ही बर्बाद हो जाएगा। हमारा जो भी सराउंडिंग है उसको अगर हमने एक भी कड़ी को हमने ब्रेक करने की कोशिश किया तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स करे। और हमारा अनअवेयरनेस, जब हम चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग गलतियां करते हैं। अगर हम लोग चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाएं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग केयरफुल डिसीजन लेंगे। दैट इज द रीजन दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन योर स्टडी। सो वी हैव स्टार्टेड विद वेरी बेसिक एंड नाउ वी गो फर्दर। ओके, तो अब तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया था। अब आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। बायोडाइवर्सिटी,
बायोडाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये हम समझ गए। अब अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, व्हेन इट कम्स टू दी ह्यूमन, तो ये डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड है ट्री और प्लांट्स और एनिमल्स। सो जो ह्यूमन है वो अपने सर्वाइवल के लिए पूरी तरीके से डिपेंड है ट्रीज पे और एनिमल्स पे फॉर दियर एसेंशियल नीड्स, चाहे वो फूड हो चाहे वो ऑक्सीजन हो। तो अब एक तरीके का प्लांट्स तो अवेलेबल है नहीं इस दुनिया में, या फिर एक तरीके के जो है एनिमल्स भी नहीं है। सो इनके मल्टीपल फॉर्म्स मीन्स दे एग्जिस्ट इन ए मल्टीपल टाइप्स, इसी को बोलते हैं फ्लोरा। सो फ्लोरा जो है वो इंक्लूड करता है हर एक तरीके के प्लांट्स को, ट्रीज को। इसी तरीके से फौना एक टर्म है जो इंक्लूड करता है हर एक तरीके के एनिमल्स, वेदर इट्स बर्ड और फिश और एनी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जो जैसे सांप हो गया, शेर हो, कुछ भी। तो ये इंक्लूड करता है इन सब। बट इनका एग्जिस्टेंस डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, डिपेंड ऑन क्लाइमेट। और जब हम लोग इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के क्लाइमेट की बात करें, तो हमारा जो लोकेशन है अर्थ का, हमारा जो इंडिया का लोकेशन है, इस तरीके से है कि हमारे कंट्री में मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे कोस्टल एरियाज में आपको ह्यूमिडिटी जो है डोमिनेटेड मिलेगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा देखने को मिलेगा कोस्टल एरियाज में, तो इट्स अ काइंड ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट। वहीं नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वी कैन से इट्स अ वेट क्लाइमेट। वहीं सेंट्रल इंडिया कह लो, या फिर ये यूपी और बिहार वाला जोन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये थोड़ा सा वेट भी है और प्लस हॉट भी शुरू हो जाता है। और अगर आप पूरी तरीके से राजस्थान वाले एरिया में चले जाओ तो वेट खत्म हो जाता है, यानी ड्राई खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से हॉट मिलेगा। और वहीं अगर आप ऊपर माउंटेनियस जोन में चले जाओ तो आपको कोल्ड मिलेगा और साथ में ड्राई भी रहेगा। सो दीज डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लाइमेट cause for different types of flora and fauna। और हमारा जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, हम पूरी तरीके से अपने लोकल सराउंडिंग पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन लोकल सराउंडिंग। तो उस लोकल सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे तो हर एक छोटे छोटे रीजन के रिस्पेक्ट में इंडिया में बहुत ही अलग तरीके के यूनिक फ्लोरा एंड फौना फाउंड। हमारे कंट्री में बहुत ही यूनिक तरीके के लोकेशन बेस्ड जो है फ्लोरा, यानी कि अलग अलग तरीके के प्लांट्स मिलते हैं, अलग अलग तरीके के जानवर, और इन्हीं पे डिपेंड होता है। तो ये डिफरेंट यूनिक टाइप्स ऑफ प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे अब ये डिफरेंट, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट है, इट्स ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। तो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस के कारण ये यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा रिच है। रिच मतलब बहुत ही अलग तरीके के लाइफ से यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रिचनेस का मतलब बायोडाइवर्सिटी, रिच का मतलब बायोडाइवर्सिटी रिच का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एग्जिस्ट। दैट इज द रीजन हमारा इंडिया जो है एक तरीके का वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। हॉट स्पॉट रिप्रेजेंट करता है कि हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां पे बहुत ही यूनिक तरीके के प्लांट्स और लाइफ एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर? एंड वन थिंग इज क्लियर कि ह्यूमन पूरी तरीके से डिपेंड्स करता है ट्री और प्लांट्स पे। सो प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना ये कहीं से भी चॉइस नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आप ये चूज करोगे कि नहीं नहीं मुझे ट्रीज लगाने हैं, मुझे एक पर्टिकुलर मान लो कोई चिड़िया है उसको बचाना है। नहीं भाई, इट्स अ काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दीज थिंग्स, इनके ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द रीजन हम बाय चॉइस इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, सो इतना सारा डिस्कशन से एक बात तो कंक्लूड हो गया कि ह्यूमन लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ somehow depends on plants and animals। ह्यूमन अपने सर्वाइवल के लिए इन पे डिपेंड करता है, बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ह्यूमन का जो कंजम्पशन था, कंजम्पशन वो इनके रिप्रोडक्शन से ज़्यादा, ह्यूमन का जो कंजम्पशन था उनके रिप्रोडक्शन से, जिसके कारण जो है ये जो प्लांट्स और एनिमल्स ये डिक्लाइन होने लगे, कम होने लगे। तो कम होने लगे तो फिर एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब होने लगा। दैट लीड्स टू डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। तब इसके बाद ये रियलाइज हुआ कि वी नीड टू कंजर्व, इसका कंजर्वेशन की जरूरत है। कंजर्वेशन, अब कंजर्वेशन कैसे हेल्प करता है? इट नॉट ओनली इंश्योर और प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में जितने भी अलग अलग तरीके के लाइफ है, ना सिर्फ वो प्रोटेक्ट होंगे, इसके अलावा इस एक चीज को करने से, कंजर्व करने से, जो हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल एक्सेट्रा, ये सब भी क्या होंगे? प्रोटेक्टेड होंगे। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक ट्री है, हमने क्या किया? एक ट्री को प्रोटेक्ट किया, तो रिटर्न में क्या मिलेगा? सी, ट्री के जो रूट्स हैं ये सॉइल को जकड़ के रखते हैं, इंटैक्ट करके रखते हैं सॉइल जो यहाँ पे। तो जब भी वाटर आएगा, वाटर फ्लो होके आएगा, तो सॉइल का यहाँ पे इंटैक्ट होना सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन नहीं होगा। एक ट्री को हमने प्रोटेक्ट किया। साथ में जब वाटर यहाँ से नीचे शिप करके गया, यहाँ से फ्लो होके गया, तो ये वाटर को प्यूरिफाई भी करता है। ऐसे ही सेम हवा, एयर जब फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो जब पेड़ है तो या घास भी है, अगर इफ देयर इज अ ग्रास, जिसके कारण जो है सॉइल इरोजन तो होगा नहीं, साथ में एयर को भी, क्योंकि एक डेंस एयर है, एयर को भी प्यूरिफाई करने का काम करेगा, क्योंकि एयर कंटेन्स मल्टीपल पॉल्यूटेंट्स। तो एक तरीके के जो हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, इनको भी प्रोटेक्ट करने का काम किया। सो इंटरनेशनल लेवल पे भी लोगों को ये कॉन्शियस हो गया था कि हमें जो है एनवायरनमेंट को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। दैट इज द रीजन 1960s और 70s में, 1960s और 70s में इंडिया में भी डिमांड होने लगा कि एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए, प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। और गवर्नमेंट ने किया भी। गवर्नमेंट ने 1973 में एक एक्ट पास किया, 1972 में एक एक्ट पास किया जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब इस एक्ट में करते क्या थे? इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी तरीके का जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, वो लिस्ट डाउन करेंगे, मतलब बताएंगे, शेड्यूल्ड करेंगे कि ये जानवर हैं हमारे लिस्ट में जिनको आप किसी भी तरीके से मार नहीं सकते हो, मीन्स बैन ऑन हंटिंग, आप मार नहीं सकते हो, बैन ऑन हंटिंग, आप उसको पोच नहीं कर सकते हो। पोचिंग बेसिकली
एक तरीके से उस जानवर को पकड़ना, उसके स्किन और बोन्स का जो है इस्तेमाल करना मेडिकल पर्पस के, तो ऑब्वियसली बात है ये भी एक तरीके से किलिंग ही था। उसका किसी भी तरीके से आप इलीगल ट्रेड नहीं कर सकते हो। इस लॉ के अंतर्गत क्या क्या हुआ, आप इस लॉ के अंतर्गत ही उसका जो हैबिटेट जोन है उस जोन में लोगों का आना जाना रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस जानवर को प्रोटेक्ट करना है। और इसी लॉ के अंतर्गत हमने कुछ लिस्ट भी बनाए कौन कौन से जानवर है। अब जैसे एग्जांपल के लिए इसी के अंतर्गत 1973 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रोजेक्ट टाइगर। अब टाइगर ही क्यों, देखो जब बात आती है टाइगर का, तो टाइगर एक तरीके का की स्टोन स्पीसीज माना जाता है, की स्टोन स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है सिर्फ उस तरीके का जानवर, जैसे टाइगर का स्पीसीज का मतलब टाइगर टाइप के ही जानवर जो होंगे उसको स्पीसीज बोलेंगे, ठीक है। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में भी अलग अलग है, तो वो फ्रॉग का स्पीसीज। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन एक स्पीसीज है, तो ये जो है अलग। की स्टोन रिप्रेजेंट करता है कि ये एक इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे इसको प्रोटेक्ट करना, सिर्फ टाइगर को प्रोटेक्ट करने का मतलब आप इनडायरेक्टली पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहे हो। कैसे? पहले तो ये समझना कि हमने टाइगर को क्यों चूज किया। टाइगर को चूज करने का रीजन ये था, 1900 में अगर हम लोग टाइगर का पॉपुलेशन देखें तो इट वाज मोर देन 55,000, और इवन ऐसा भी कुछ डेटा कंसीडर किया जाता है कि लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ करता था इंडिया में। लेकिन जब हमने 1973 में प्रोग्राम जब लॉन्च किया, इट वाज अराउंड 1900 या 2000 के आसपास टाइगर का पॉपुलेशन था। अब अगर एक टाइगर को प्रोटेक्ट करने का मतलब ये हो गया, जैसे टाइगर है, ठीक है, अब टाइगर जो है किसी भी एक बिग एनिमल को हंट किया, बिग एनिमल, मान लो एक वाइल्ड बफेलो को इसने अगर हंट किया तो होगा क्या कि इस जानवर के डेथ के बाद टाइगर को जितना कंज्यूम करना है खा लिया, उसके चला। इसके बाद फिर छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो आएंगे, वो इसको कंज्यूम करेंगे। जैसे मान लो वाइल्ड बोर्स है, हाइनास है, ऐसे कई सारे एनिमल्स, वो इस पे डिपेंड करते हैं। अब अगर ऐसे बड़े जानवर मरेंगे नहीं तो फिर ये खाएंगे कैसे? तो समहाउ इनडायरेक्टली ये बहुत सारे लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, मीन्स पर्टिकुलर एक टाइगर को प्रोटेक्ट करना मतलब। तो इसके लिए कंट्री ने टाइगर रिजर्व्स बनाए, टाइगर रिजर्व्स। जैसे जो हमारा नेशनल पार्क हुआ करता था, उसी में एक एरिया डिसाइड हो गया, उसी के अंदर जो है टाइगर रिजर्व। जैसे हमारे नेशनल पार्क बहुत सारे हैं, एग्जांपल के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, असम में है मानस नेशनल पार्क, आपके राजस्थान में है सरिस्का, ऐसे कई सारे टाइगर नेशनल पार्क है। इनमें टाइगर रिजर्व बनाया गया टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ टाइगर, ठीक है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली उस पूरे वहां के सारे पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करने का काम हो रहा था। इसके अलावा और भी कई सारे जानवरों पे फोकस किया गया, जैसे एलिफेंट को लेकर प्रोग्राम बनाया गया। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स को लेकर प्रोग्राम बनाया गया। एक इंडिया में एक बड़ा एक पक्षी है, बर्ड है, जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहने का मतलब ये है कि वो एनिमल्स जो उस टाइम पर एक तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनका डिक्लाइन बहुत फास्ट हो गया है, तो ये हो गए। इसके अलावा एशियाटिक लायन हो गए, एशियाटिक लायन के अलावा जो है हंगुल हो गया, काश्मीरी स्टैग एक हिरन टाइप का होता है जो कश्मीर में पाया जाता है, उसका हैबिटेट जोन, यानी कि उसका हैबिटेट। और ये हो क्यों रहा था? क्योंकि अर्बनाइजेशन के कारण इनका जो हैबिटेट जोन था वो खत्म हो रहा था, इनकी पोचिंग हो रही थी पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, अगेन ह्यूमन कंजम्पशन। तो इस चीज़ पे फोकस हो रहा था। बट इस सारे प्रोग्राम में अभी एक चीज़ फ्लॉ था कि ये ज़्यादातर फोकस कर रहे थे सिर्फ बिग एनिमल्स पे, बिग एनिमल्स। लेटर इस बात का रियलाइज हुआ और गवर्नमेंट स्टार्टेड टू फोकस ऑन इंसेक्ट्स, बर्ड, जो छोटे मोटे तितली वगैरह है, मान लो वो इंसेक्ट्स वगैरह, बीज वगैरह, ये सारी चीज़ें अपार्ट फ्रॉम दैट ट्री पे भी फोकस करने लगे।
तो ये हमारा जो है इनिशियल प्रोग्राम था। बाद में जो मॉडर्न प्रोग्राम था वो किस पे फोकस करने लगा, स्मॉल थिंग्स पे। शुरुआत में हमने बिग एनिमल्स पे फोकस किया, बाद में हम इस पे भी शिफ्ट हुए जहाँ पे ट्री और इंसेक्ट्स को भी फोकस करने लगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे कल करेंगे।